गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप क्लासेस को देख रहे हैं, एक सेकंड, मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ थोड़ा देर के लिए, जस्ट अ सेकंड। डोंट वरी, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ओपन कास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब स्क्रीन काला रहा होगा, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, है ना। जस्ट अ सेकंड। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। चलिए, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यार ये अपलोड नहीं हो रहा है यार। जस्ट अ सेकंड, क्या दिक्कत आ रहा भाई। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, अपलोड हो जाएगा थोड़ा देर में। ड्राइव में अपलोड करने के बाद वहाँ से पीडीएफ लेना पड़ता है, तो थोड़ा समस्या हो रहा है। बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ा देते हैं आगे। इसको मिनिमाइज़ करके इससे पढ़ा देते हैं। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब आपके स्क्रीन में क्लियर आ रहा होगा, क्लियर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे ओपन कास्ट चैप्टर। ओपन कास्ट चैप्टर में हम आपको स्टार्टिंग में कुछ पढ़ाए थे। अब हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, डीप में जाते हैं और एक एक चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं डिटेल। ठीक। तो ओपन कास्ट के बारे में हम प्रीवियस क्लास में मैनुअल क्वायरिंग क्या होता है, मैनुअल ओपन कास्ट, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट, स्क्वायरेबल क्या होता है, क्वायरेबल लिमिट क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद अडेप्ट कब करते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था अलग अलग टाइप का माइनिंग के बारे में, हल्का हल्का आइडिया आपको हम दिए थे। चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है फॉर्मेशन ऑफ बेंचेज। फॉर्मेशन ऑफ बेंचेज जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ये आपका मैनुअल ओपन कास्ट और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट, दो कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। अरे यार, ये क्यों नहीं रहा है? ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट, दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए, एक मिनट। ओके। तो जब हम पढ़ा रहे थे तब 105 106 रेगुलेशन नंबर को छोड़ दिए थे, कुछ रेगुलेशन नंबर को हम छोड़े थे। तो उसका कारण आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस। फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस। जब हम बेंच बनाते हैं ओपन कास्ट में, तो हम लोग क्या क्या चीज़ को ध्यान रखते हैं, ठीक है, किस किस चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो हमको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है या मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग है। तो क्या डिसाइड करना पड़ता है पहले, या तो ये मैनुअल है या फिर ये मैकेनाइज्ड। मैकेनाइज्ड ये हम डिसाइड करते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमको मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग बनाना है। तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग बनाना है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग बनाना है। तो मैनुअल में अब जो कैटेगरी है उसको कुछ हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। मैकेनाइज्ड वाला भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनाइज्ड में हम मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जो रेगुलेशन नंबर कितना में दिया है, रेगुलेशन नंबर 105 में दिया है। ये नंबर भी आप याद रखिएगा, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, तो वो रेगुलेशन नंबर 5 में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ कुछ टर्म आएंगे आपके, मेजरमेंट पिलर वगैरह कुछ कुछ टर्म आएंगे, तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच का हाइट क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं बेंच हाइट क्या होगा। ठीक है, तो बेंच हाइट हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर पहले तो हम एक कैटेगरी रखते हैं कि सॉफ्ट बेंच है। सॉफ्ट बेंच का मतलब क्या होगा, सॉफ्ट बेंच का मतलब है नरम मिट्टी है, मलबा है, चिकना मिट्टी है, ढीला मलबा है, या फिर बजरी वगैरह है, मतलब कमज़ोर मिट्टी है। तो उस कंडीशन में इसका जो हाइट होगा, बेंच का हाइट होगा, वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। 1.5 मीटर से, सब में अधिक का अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, ये लाइन तो जुड़ जाएगा सब में, अधिक नहीं होगा,
अधिक नहीं होगा, ये लाइन सब में जुड़ जाएगा, चाहे आपका बेंच का हाइट हो चाहे एंगल हो। 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ये अधिक नहीं होगा लाइन जुड़ जाएगा। मेजरमेंट पिलर को छोड़ के बाकी सब में जुड़ जाएगा, हाई बेंच का हाइट में या इसमें चौड़ाई में, हाइट में, एंगल में, सब में ये लाइन जुड़ जाएगा। इससे अधिक नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं बेंच हाइट। बेंच हाइट अगर सॉफ्ट बेंच का बना हुआ है तो उसका जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। इसके बाद अगर वो कोल में बना हुआ है, किस पे बना हुआ है, अगर वो कोल पे बना हुआ है तो उसका हाइट 3 मीटर से कम नहीं होगा, मतलब अधिक नहीं होगा। और अगर वो स्टोन में बना हुआ है या चट्टान में बना हुआ, कड़ा चट्टान में, रॉक में बना हुआ है, हार्ड रॉक जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो हार्ड रॉक में अगर बना हुआ है तो वो 6 मीटर से ज़्यादा हाइट उसका नहीं होगा। अब इसको याद कैसे रखिएगा, इसको सिंपल तरीका से याद रखिए। 1.5 का दुगना कितना होता है भाई साहब, 1.5 का दुगना होता है 3, और 3 का दुगना कितना होता है भाई साहब, 6 होता है। तो 1.5 दूना 3, 3 दूना 6, 1.5 का दुगना हो जाएगा 3 और 3 का दुगना हो जाएगा 6। तो यही तो हाइट है। अब इसको आप कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। 1.5 वाला बोलिए ढीला मलबा है, सॉफ्ट रॉक है, 3 वाला बोलिए कोयला है, और 6 वाला बोलिए कि हार्ड रॉक है। ये क्या है, हार्ड रॉक है। आई होप ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। 1.5 दूना 3, 3 दूना 6, 1.5 दूना 3, 3 दूना 6, ये तीनों का तीनों बेंच का हाइट आपको मैनुअल में याद हो गया हुआ, आई होप। तो मैनुअल में मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमने बताया कि रेगुलेशन नंबर 105 में दिया हुआ है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जो है वो 105 में दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेंच का हाइट पढ़ने वाले हैं। बेंच का हाइट में हम लोग जब भी शब्द इस्तेमाल करेंगे इसमें अधिक ये इस्तेमाल करेंगे, इससे अधिक नहीं होगा, इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। क्या से अधिक नहीं होगा, अगर सॉफ्ट वाला है, अगर सॉफ्ट रॉक का चट्टान है इसमें बना हुआ है तो पहला कंडीशन 1 है, मतलब केस 1 तो हम ये बोल देंगे कि अगर सॉफ्ट रॉक है, कड़ा चट्टान है, बेंच जो है सॉफ्ट बेंच है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेंच का हाइट कितना रखेंगे, 1.5। अब अगला लिखेंगे कोयला वाला, केस 2 क्या है, कोयला वाला है, अगर कोयला वाला बेंच है, कोल वाला, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो 1.5 दूना कितना होता है 3, तो चलो यहाँ लिखते हैं 3 मीटर, ठीक है। अब केस 3 है, केस 3 में क्या था, हार्ड चट्टान था, हार्ड चट्टान, हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है तो भैया कितना रखेंगे, तो 3 दूना कितना होता है 6 मीटर, तो ये हो गया आपका 6 मीटर। अब तीनों का तीनों में एक चीज तो कॉमन है, एक चीज कॉमन क्या है, स्लोप जो होगा बेंच का, बेंच का जो ढलान होगा वो 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा, 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। बस इसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग है, केस 1, केस 2, केस 3, सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट बेंच है 1.5 मीटर, कोयला वाला है तो 3 मीटर, और इसमें है तो हार्ड रॉक है तो 6 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। आपका यहाँ तक आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, मैनुअल वाला हो गया। अब एक टर्म आता है मेजरमेंट पिलर, एक टर्म क्या आता है, मेजरमेंट पिलर। देखो मेजरमेंट पिलर क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ओपन कास्ट माइंस का शुरुआत कैसे होता है। ओपन कास्ट माइंस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो एक बार हम लोग खुद सोचते हैं, खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको एक ज़मीन लीज पे लेना पड़ेगा कि हाँ हम इस जगह पे ओपन कास्ट माइनिंग करना चाहते हैं। लीज में लेने के बाद हम उसका एक्सप्लोरेशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एक्सप्लोरेशन कि कहाँ कहाँ कितना कितना कोयला है, कहाँ हार्ड चट्टान है, नहीं है। उसके बाद हम कोई साइंटिफिक वाला रिसर्च टीम को बुला लेंगे, जैसे CMRS को बुला सकते हैं, सिम्फर को बुला सकते हैं, CMPDIL को बुला सकते हैं, और उसको बुला के या फिर कोई अदर एजेंसी को बुला के उससे हम सर्वे करवाएंगे। और सर्वे कराने के बाद फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मेथड सूटेबल होगा। सूटेबल मेथड का फिर हम प्लान बनाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन प्लान जिसको कहते हैं। प्लान बनाने के बाद उसमें कुछ कुछ दस्तावेज लगाएंगे और DGMS से परमिशन मांगेंगे, DGMS हमको परमिशन दे देगा। अब हम अपना रिहेबिलिटेशन वाला काम शुरू करेंगे, मतलब आसपास में जो झोगा झपड़ी बस्ती है उसको खरीदेंगे, जिसका ज़मीन है उसको खरीद लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रेंच बनाएंगे। काम में बात करें अगर, काम शुरू करना, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रेंच बनाएंगे। अब ट्रेंच क्या होता है समझिएगा, एक बड़ा सा ज़मीन है, ठीक है,
एक बड़ा सा ज़मीन है। अब ज़मीन में जितना हिस्सा में आपको माइनिंग करना है, उस हिस्सा की साइड साइड में क्या कीजिएगा, आप एक ठो छोटा-छोटा गड्ढा काटिएगा, हल्का सा गड्ढा ऐसे काट दीजिएगा, हल्का-हल्का ऐसे करके गड्ढा काट दीजिएगा, जैसे लगेगा जैसे ड्रेन है, ये क्या लगेगा जैसे ये ड्रेन है, उस तरह से कुछ ऐसा गड्ढा काट दीजिएगा, ठीक है। गड्ढा काट के आप क्या बना दिए, ट्रेंच बना दिए, ट्रेंच बना दिए। और अगर इन्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस कंडीशन में क्या कहा जाता है, अगर मान लीजिए बगल में बस्ती है थोड़ा दूरी पे, तो इन्वायरमेंट वाला कहता है कि आप वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगाइए, ग्रीन स्क्रीन, या फिर उसको कह सकते हैं ग्रीन बेल्ट लगाइए। तो ग्रीन स्क्रीन क्या होता है हम इसको समझाते हैं, हरा पर्दा। जो आपका माइंस का एरिया है ना, बाउंड्री है, सॉरी, माइंस का जो बाउंड्री है, बाउंड्री के बाहर में हम चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, एकदम एकदम सटा सटा के सटा सटा के सटा सटा के सटा सटा के पेड़ लगा देंगे। ऐसा पेड़ या झाड़ी लगा सकते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करता है, हम लोग कुछ ऐसा पेड़ का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए देखिएगा बहुत सारा आर्टिफिशियल पेड़, चाइना वाला पेड़ लगा देता है। इस पेड़ से क्या होगा, इस पेड़ से नॉइज पॉल्यूशन रुकेगा, नॉइज पॉल्यूशन रुकेगा, जो साउंड वेव आते हैं उनको ये बहुत सारा पेड़ ऑब्जर्व कर लेता है, बहुत सारा पेड़ टकरा के भेज देता है वापस। तो इससे बाहर जो साउंड है वो थोड़ा सा कम जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ट्रेच काट लिए, ट्रेच काटने के बाद हम पेड़ वेड़ लगा लिए, ग्रीन बेल्ट बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हम माइनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो मेथड होता है माइनिंग करने के लिए, जो सबसे पहला तरीका हमको करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है, हमको इसमें बॉक्स कट बनाना पड़ेगा। ट्रेंच बनाए, ठीक, फिर ग्रीन बेल्ट बनाए, ग्रीन बेल्ट या ग्रीन स्क्रीन कह सकते हैं हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बॉक्स कट करेंगे। बॉक्स कट किए, बॉक्स कट कैसे किए, पूरा पूरी ज़मीन था, ज़मीन में हम ऐसे करके गड्ढा करके जाते गए जाते गए जाते गए, उसके बाद इसको ऐसा स्ट्रेट किए, और स्ट्रेट करने के बाद फिर ऐसे मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, ऐसे करके कुछ काटे। अब हम इसको इधर बढ़ाते जाएंगे, इसको इधर बढ़ाते जाएंगे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम एक बॉक्स कट जैसा बनाएंगे, ऐसे करके काटते गए फिर यहाँ मिला दिए, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये और बड़ा होते जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करते 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 ट्रेच कट करें। और काटने के बाद जब हम लास्ट में इसको देखेंगे तो बेंच हमको कुछ कैसे नजर आएगा, हम आपको दिखाना चाहते हैं। बेंच आपको नजर आएगा कुछ बेंच की तरह, जैसे ये कुछ इस टाइप से नजर आएगा, ठीक है ना। स्लोप सही से बन नहीं रहा है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। कुछ ये ऐसा नजर आएगा बेंच के जैसा। अब हम एक एक बेंच को एक्सटेंड करते जाएंगे और लिग्नाइट तक या जो भी कोयला है वहां तक पहुंचते जाएंगे। ये मेरा मेथड होता है ओपन कास्ट माइनिंग का। तो इसमें क्या क्या कॉमन चीज आता है, क्या क्या पॉइंट आता है, बेंच का हाइट, बेंच का एंगल, बेंच का इंक्लाइनेशन, सब कुछ हल्का हल्का पॉइंट आता है, ठीक है। एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इसी से समझा देने का, ताकि आपको, चलिए इसे समझते हैं। इसमें दो चार टर्म है, फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको आप क्या बोलेंगे, इसको फेस बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। जहां पर भी काम हो रहा है उसको हम फेस बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो फेस बोलेंगे या तो हम हाईवाल कह सकते हैं। फेस कहेंगे, हाईवाल कहेंगे, दोनों एक ही बात है। हाईवाल क्यों कहते हैं, हाईवाल जब आपका दीवार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसी फेस को हम लोग हाईवाल कहने लगते हैं कि देखो ये बड़ा है, यानी कि जो बेंच का हाइट है जितना रखना चाहिए उससे हाइट का बढ़ जाता है तो उसे हम हाईवाल कहते हैं, ठीक है। फिर उसको हम मिलाने के लिए नीचे वाला बेंच को थोड़ा छोड़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि हाइट थोड़ा सा मैच रहे, मैच करता रहे, ठीक है। नहीं तो हमको डबल बेंच बनाना पड़ता है वहाँ पे। तो वो सब टेक्नोलॉजी, टेक्निकल बातें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ ही आएंगी। तो उतना डिटेल में आपको समझा भी देंगे तो नहीं समझ पाइएगा, है ना। हम लोग तो यही करते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग बेंच बनवा रहे हैं, ठीक है, और सरदार कुछ गलती कर दिया तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई तुम ये बेंच को तो हाई वॉल कर ही दिया है, तो इसके नीचे वाला जब काटोगे तो उसमें कुछ बेंच छोड़ देना। मतलब मान के चलिए कि हमको 3 मीटर नीचे वाला हाइट रखना है, तो नीचे वाला का हाइट हम बोलेंगे कि 2 मीटर रखो या 1.5 मीटर के बराबर रखो, ठीक है। नीचे को और नहीं काटो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, डीजे में आएगा देखेगा तो बड़ी चिल्लाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम चलता है माइंस में, खैर कोई नहीं। इसके बाद एक होता है अल्टीमेट पिट एंगल। तो इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट सबको मिला देंगे तो उसे कहेंगे अल्टीमेट पिट एंगल, ठीक है। ये जो एंगल बनाएगा आपका और हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट पिट एंगल। इसके बाद एक होता है स्लोप एंगल। स्लोप एंगल क्या है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्लोप पे चले जाइए, मान के चलिए यही स्लोप है, इस स्लोप पे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप एंगल, ठीक है। ये सब आप पढ़े होंगे तो उतना बताने की जरूरत नहीं। इसको बोलेंगे टो, इसको बोलेंगे क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब ऊंचा पॉइंट, इसमें भी इसको बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे टो, इसको बोलेंगे क्रेस्ट, इसको बोलेंगे टो, ऐसे कर करके काम चलता है, ठीक है।
अल्टीमेट पिट एंगल क्या होता है, जहां तक आप जाने के बाद जो लास्ट है, जो लास्ट बेंच है, इसके बाद और नीचे नहीं जाएगा तो उसे हम अल्टीमेट पिट एंगल कहते हैं, जो एंगल बनाता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन पॉइंट है, आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं मेजरमेंट पिलर। जब आप बॉक्स कट काट लेंगे तो आपको एक तो पिलर बनाना पड़ेगा, मेजरमेंट पिलर। उससे क्या होगा, उसमें नाप जोख किया जाता है साइंटिफिक टीम के द्वारा, है ना। बॉक्स कट काटते काटते जब आप चले जाएंगे नीचे, है ना, तो आप एक तो क्या करते हैं, मेजरमेंट पिलर छोड़ते हैं। आप एक तो बड़ा सा पिलर बीच में छोड़ देते हैं, और इस पिलर का कुछ डायमेंशन होता है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसी पिलर में सब जांच करके देखा जाता है कि हाँ भाई कितना मजबूत है, नहीं है, कितना सह सकता है, नहीं सह सकता है। इसी को कहते हैं मेजरमेंट पिलर। मेजरमेंट पिलर का डायमेंशन आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मेजरमेंट पिलर में क्या बोला गया है, जो हाइट होगा, जो हाइट होगा, ये कभी भी 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो जो हमने बताया, अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, इस लाइन को रट लीजिएगा, अधिक नहीं होगा। 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगा इसका हाइट। जब इसका हाइट मान के चलिए कि अब हम हाइट इसका बढ़ाते जा रहे हैं, जब इसका हाइट 1.25 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका जो बेस होगा इसको हम रखेंगे 2.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर। थोड़ा दिमाग से डाटा उतर जाता है रिवीजन नहीं रहने से। 1.5 मीटर इसका बेस होगा। यानी कि हम ये बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर इसका हाइट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हम देखेंगे जैसे हाइट इसका 1.25 मीटर प्लस हुआ, यानी 1.26 मीटर हो गया, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो इसका बेस है, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये हम ऐसा रखेंगे कि ये आपका कम से कम 2.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर चौड़ा, इसको बोलते हैं मेजरमेंट पिलर। ठीक है, तो मेजरमेंट पिलर आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए, तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो डाटा है उसको हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं, फटाफट सुनिएगा। डाटा ये है, 105 रेगुलेशन नंबर है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में। इसमें जो बेंच आता है, बेंच का हाइट, पहले ये हाइट को हमको याद रखना पड़ता है। बेंच का हाइट क्या होता है, ये 3 कैटेगरी में है, 1.5, 3 मीटर और 6 मीटर। 1.5 कब होता है, जब सॉफ्ट रॉक हो। 3 कब होता है, जब कोल हो। 6 कब होता है, जब रॉक हो। इससे ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। स्लोप एंगल कितना होना चाहिए, स्लोप जो होगा कोहेल बेंच का 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया मेजरमेंट पिलर। मेजरमेंट पिलर के बारे में क्या बताया, जो हाइट होगा, ये कभी भी, जो हाइट होगा ये कभी भी 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। जो बेस, जब कभी इसका हाइट 1.25 मीटर को एक्सटेंड करेगा, तो उस कंडीशन में जो बेस होगा इसका, वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। ऐसे करते 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है क्या, कि जो बेंच का किनारा होता है ना, ये जो किनारा है बेंच का, उस किनारा में अगर कभी मतलब पेड़ नहीं होना चाहिए, ढीला मलबा नहीं होना चाहिए, सब कुछ नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधा रहेगा तो गिर सकता है, कभी भी उसका जड़ फाड़ सकता है। तो ये हिस्सा होता है तीनों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब कभी भी एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, तो एक्सट्रैक्शन वाला बेंच का किनारा में, बेंच का किनारे में 3 मीटर तक पेड़ पौधा, ढीला मलबा, क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। अब आते हैं अगला पे, 106 है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, एक मिनट में देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि। ठीक है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं है, चलिए बताते हैं। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में अगर आपसे कभी पूछे कोई कि बेंच हाइट क्या होगा, तो आपको कहना है कि बेंच हाइट में इसमें दो केस है। इसमें क्या है, दो केस है, केस 1, केस 2। केस 1 में क्या है, केस 1 में है कि अगर सॉफ्ट मटेरियल हो, ढीला मलबा हो, मोरम हो, बजरी हो, मलबा हो, ओवरबर्डन हो, ये सब कुछ है, तो उस कंडीशन में जो हाइट होगा वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, आप जोड़ लीजिएगा, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और अगर दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है कि अगर कोयला हो, अगर कोयला हो या फिर कुछ अलग चट्टान टाइप का हो, रॉक हो, तो उस कंडीशन में इसका हाइट कितना हो जाएगा, जो मशीन वहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डिगिंग हाइट, या फिर एक्सकोवेटिंग हाइट, या फिर रिमूवल। ठीक है, डिगिंग हाइट, एक्सकोवेटिंग हाइट, ये सब क्या चीज़ है समझते हैं। ये है बेंच। तो बेंच में या तो मशीन यहाँ लग के इसको पूरा कोड़ेगा, इस बेंच को कोड़ेगा,
एक तो ये उपाय है, मतलब एक्सकोवेट करेगा, या तो दूसरा उपाय क्या है, या तो बेंच यहाँ पे खड़ा होकर इस पूरा बेंच को एक्सकोवेट करेगा। तो अगर यहाँ पे ऊपर में खड़ा होकर कर रहा है तो उसे हम लोग नॉर्मली डिगिंग कहते हैं, और नीचे से कर रहा है तो हम लोग एक्सकोवेटिंग कहते हैं। तो उतना अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, मशीनरी पढ़ाएंगे तो केस वन में आपको क्या बताया, बेंच का हाइट है 3 मीटर, केस टू में क्या है, जो डिविंग हाइट होगा मशीन का, जो एक्सकोवेटिंग हाइट होगा, उतना ही आपका हाइट होगा। अब आते हैं चौड़ाई यानी विड्थ, उसमें भी विड्थ था, विड्थ हमेशा बेंच का जो हाइट है उससे ज़्यादा रहता है, उसमें बस यही नियम था। इसमें क्या नियम है बेंच का हाइट को लेके, पहला नियम तो ये है। दूसरा पहला नियम ये है कि चलिए बताते हैं, बेंच पे जो सबसे चौड़ा डंपर है +2 मीटर, ये है केस वन। केस टू क्या है, केस टू है अगर बेंच पे डंपर चलाया जाता है तो उसका 3 गुना से कम नहीं। और केस थ्री क्या है, बेंच हाइट, तीनों में जो ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, हमको पता है, लेकिन अभी बताते हैं, रुक जाओ। देखो भैया, जब कभी भी आपको चौड़ाई पूछेगा, बेंच का चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो फटाक से इन 3 पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले तो मैनुअल है कि मैकेनाइज्ड है। अगर मैनुअल है तो कोई हिसाब ही नहीं है उसका। मैनुअल है मतलब जो हाइट होगा ना, हाइट से ज़्यादा रखना है। मान लीजिए 1.5 मीटर हाइट रख रहा है बेंच का, तो आपको 4 मीटर रखना है, 2 मीटर रखना है, मतलब उससे कम नहीं हो सकता है। ये पहला हिसाब। अगर मैकेनाइज्ड है तो मैकेनाइज्ड है तो भैया आप डिपेंड करता है मशीन पे, ठीक है। तो 3 केस आपको लिखना है, 3 कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले कहना है कि बेंच का जो चौड़ाई होगा ना, बेंच का जो चौड़ाई होगा वो इन बातों पे निर्भर करेगा। डब्लू का मतलब होता है, यहाँ पे डब्लू जो हम लिखे हैं ये है सबसे चौड़ा मशीन जो चल रहा है। अगर मान के चलिए कि वहाँ पे सरफेस माइनर चल रहा है और सरफेस माइनर सबसे चौड़ा मशीन है, तो आपको सरफेस माइनर का एरिया नापना है। अगर वहाँ पे एक्सकोवेटर चल रहा है तो एक्सकोवेटर नापना है। अगर वहाँ पे ड्रैगलाइन आना जाना करना है उसको, तो ड्रैगलाइन नापेंगे। जनरली ड्रैगलाइन को नहीं नापते क्योंकि आना जाना वो नहीं करता है। तो डब्लू मतलब सबसे चौड़ा मशीन जो चल रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, उसका चौड़ाई, उसका चौड़ाई यानी विड्थ, ठीक है। तो ये हो गया डब्लू। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है जो डंपर सबसे चौड़ा चल रहा है, जो सबसे चौड़ा डंपर चल रहा है उसका चौड़ाई, उसका विड्थ, ठीक है। और बेंच हाइट तो आपको पता ही है, तीनों में से जो ज़्यादा होगा। अब इसको हम फिर से मिटाते हैं, फिर से इसको डिटेल में लिखते हैं। अगर आपसे कभी पूछेगा बेंच की विड्थ या बेंच की चौड़ाई, ठीक है, कैसे नापेंगे, इसमें 3 पैरामीटर आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है W+2M, वेयर W = सबसे जो चौड़ा मशीन है, मशीन की चौड़ाई, ठीक है, सबसे चौड़ा मशीन सब में याद रखिएगा। सेकेंड केस में लिखना है D × 3। डी क्या है सर, डी मेरा डंपर है, सबसे चौड़ा डंपर की बात कर रहा हूँ मैं। और ये तीसरा क्या है, बेंच हाइट, बेंच हाइट, तीनों में जो ज़्यादा हो, तीनों में जो ज़्यादा हो। अब कैसे पता चलेगा कि यार क्या होगा क्या नहीं रखना है, तो सबसे पहले अब हम पता करेंगे कि सबसे चौड़ा मशीन कौन सा चल रहा है। तो आपको पता चलेगा जो सबसे चौड़ा मशीन है वो सरफेस माइनर है। आप ऐसे पता किए माइंस में, तो पता चला सरफेस माइनर है जिसका चौड़ाई 3 मीटर है, ठीक है। उसके बाद पता चलेंगे डंपर जो सबसे चौड़ा चल रहा है उसका क्या नाम है, डंपर का, है ना, डंपर का क्या हिसाब है, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो, ये मिल गया क्या क्या?
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए हम आपको बता रहे थे डंपर का जो चौड़ाई होगा, डंपर का चौड़ाई मान के चलिए कि पता चला है कि 2 मीटर डंपर का चौड़ाई है, ठीक है। उसके बाद आपने पता किया कि बेंच का हाइट कितना है सर, बेंच का हाइट आप पता किए कि बेंच का हाइट क्या रखा गया है, तो पता चला कि 3 मीटर बेंच का हाइट। अब आप क्या करेंगे, अब हिसाब लगाएंगे। कैसे हिसाब लगाएंगे चलिए देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर को आप कैलकुलेट करते हैं। पहला नंबर क्या है, W+2M। अभी W क्या है सर, W सबसे चौड़ा मशीन का चौड़ाई है, तो W पता चला 3 मीटर है, तो 3+2 मीटर मतलब 5 मीटर हो गया पहला वाला हिसाब की। तो दूसरा वाला हिसाब करते हैं। दूसरा बोला गया है D×3। अब D पता करेंगे, D क्या है, जो सबसे चौड़ा डंपर चल रहा है वो 2 मीटर का चल रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 2 मीटर इंटू 3, यानी 2×3=6 मीटर। तो चलिए पहला वाला तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जो तीनों में ज़्यादा होगा वही होगा। चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं। बेंच हाइट कितना बताया गया, बेंच हाइट बताया गया है 3 मीटर। तो तीसरा वाला बताया आपने, बेंच हाइट जो है वो 3 मीटर है। बेंच हाइट कितना है, 3 मीटर है। अब हम बोल रहे थे क्या कि तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वही रखना है, तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वही रखना है, ठीक है। तो तीनों में सबसे ज्यादा आप देखते कौन सा है। पहला वाला कैलकुलेट किए थे तो कितना आ गया था सर, 5 मीटर आया, पहला वाला 5 मीटर आया। दूसरा कैलकुलेट किए तो 6 मीटर आया, और तीसरा कैलकुलेट किए तो 3 मीटर आया। तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 6 मीटर है। यानी कि आपका जो बेंच का चौड़ाई हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। बस यही लिखना है सर, ऐसे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल बना के दे दे इसको, तो आप बोलेंगे कि न्यूमेरिकल तो इसमें पढ़े नहीं यार, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल क्या है, आप हवा में उड़ा देंगे उसको। तो ये वाला हिसाब किताब है बेंच का चौड़ाई का, बेंच का चौड़ाई का यही वाला हिसाब किताब है। पहले लिखना है जो सबसे चौड़ा मशीन है +2 मीटर, उसके बाद लिखना है दूसरा में जो डंपर सबसे चौड़ा चल रहा है ×3 मीटर, फिर 3 गुना, 3×3 गुना है ये, और बाकी यहाँ बेंच का हाइट। तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा उसी को हम लोग बेंच का चौड़ाई रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि एक बेंच का हाइट जो है वो हम रखे हैं 6 मीटर, क्या रखे हैं 6 मीटर, और जो सबसे चौड़ा मशीन चल रहा है, सबसे चौड़ा मशीन जो चल रहा है वो चल रहा है 5 मीटर चौड़ा, ठीक है। और वहां पे जो डंपर चल रहा है, डंपर चल रहा है, जो सबसे चौड़ा डंपर चल रहा है, सबसे चौड़ा डंपर जो चल रहा है वो आपका चल रहा है आपका 3 मीटर का। तो आपको बताना है बेंच, आपको क्या बताना है, बेंच का विड्थ कितना होगा। बेंच का विड्थ यानी बेंच का चौड़ाई कितना होगा आपको बताना है। ये आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, आपको कैलकुलेट करके बताना है कि बेंच का विड्थ कितना होगा। आप इसको पॉज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि प्ले कीजिएगा तो हम अभी सॉल्यूशन बताएंगे। पॉज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, पोस्ट कर दीजिए, फिर आप मैच कीजिएगा कि आपका सही था या नहीं था। चलिए हम लोग देखते हैं, अब पॉज करके लिख लो। ओके, अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। अगर आप पॉज करके लिखे होंगे तो ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन पे आते हैं तो क्या कंडीशन था, 3 कंडीशन था। लिखेंगे, सबसे पहले लिखा था W+2M, मतलब सबसे जो चौड़ा डंपर का, सबसे चौड़ा मशीन है, सबसे चौड़ा मशीन कितना है 6 मीटर का, तो 6+2 मीटर बराबर 8 मीटर। तो पहला डाटा कैलकुलेट किया तो आया 8 मीटर। दूसरा क्या बोले थे हम, दूसरा बोले थे D×3, D×3, तो कौन सा डंपर है, डंपर का चौड़ाई है 3 मीटर, सबसे चौड़ा डंपर तो 3, और यहाँ पे 3 लिखे, 3×3 की 9, तो यहाँ आ गया 9 मीटर। अब बेंच का जो हाइट है वो देखते हैं, बेंच का हाइट है 6 मीटर। तीसरा कंडीशन हम क्या बताए थे, बेंच हाइट, बेंच हाइट आपको कंसिडर करना है। बेंच हाइट कितना है 6 मीटर। अब देखेंगे तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 8 मीटर बड़ा है, 9 मीटर बड़ा है कि 6 मीटर बड़ा है, तो आप बोलेंगे 9 मीटर बड़ा है सर। तो डंप मतलब ये वाला जो डाटा है ये हो जाएगा 9 मीटर, यानी कि बेंच का जो विड्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना ही पड़ेगा। इसको एक दो बार खाली देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया, बाकी वहां पर भी यही है कि, और तो मैकेनाइज में कोई नियम है नहीं। अब 107 रेगुलेशन नंबर पे आते हैं, इसको बोलते हैं रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ना आपको सीएमआर में मिलेगा, लेकिन ना आपको कोई किताब में डिटेल में मिलेगा, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे रिक्लेमेशन क्या होता है, रिक्लेमेशन कैसे हो सकता है, हम लोग उसको उपायों को देखेंगे।
रिक्लेमिनेशन से एक दो गो टर्म इंपॉर्टेंट है जो कभी कभार पूछता है, तो वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। मान के चलिए कि बेंच को आप कुछ इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस दिशा में जितना कोयला वोयला निकालना था निकाल लिया, अब इसका कोई काम नहीं है आपको। तो आप क्या कीजिएगा, जितना आप इस दिशा में कोयला निकाल रहे होंगे, तो कोयला निकालने के लिए आपको ओबी भी तो हटाना है, ये सब ओबी तो हटाना होगा ना। तो इस ओबी को निकालने के बाद इस ओबी को आप यहीं पे डंप करते जाएंगे, यहीं पे क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, एक एक करके भरते जाएंगे, एक एक करके भरते जाएंगे, ठीक है। भरने का भी एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। जो जॉब करेंगे आप कहीं तभी आपको पता चलेगा, हम आपको मोटा मोटी कॉन्सेप्ट बता देते हैं भरने वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है। भरने का कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग अप टू डाउन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलिए कि मिट्टी आपका कमज़ोर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ढपला मारेंगे। ढपला मारेंगे क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इस बेंच में हमको डंप करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि यहाँ का सीधा डंप करेंगे, ना ना ना, ऐसे डंप नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक एक बार डंपर लाएंगे, उसमें से माल, मतलब डंपर में मलबा लोड करके लाएंगे और एक एक बार गिरा देंगे, एक एक टिप ऐसे कर करके गिरा देंगे। तो जैसे अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा ढपला गिरा देंगे। इसका जो हाइट होगा वो लगभग 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास होगा, उससे ज़्यादा हाइट हम नहीं रखते, जनरली 1.2 मीटर रखते हैं। ये जो ढपला मारे हम, ढपला मारे मतलब मटेरियल गिरवाए हैं, माल गिरवाए हैं इसमें, अलग अलग जगह पे पूरा बेंच में छितरा दिए हम, हर जगह छितरा दिए, पूरा एकदम छीट दिए हैं, चारों डायरेक्शन में हम अच्छे से कर दिए, पूरा बेंच में एक जगह नहीं बचा जहाँ पे मटेरियल नहीं गिरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक तो बर्म बनाएंगे और इस बेंच में डंपर खड़ा करेंगे, और डंपर खड़ा करने के बाद यहाँ से माल गिराना शुरू करेंगे। माल गिराते जाएंगे तो ये जो है ये ऐसे ऐसे भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, ऐसे आगे आते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, ऐसे आगे आते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, ऐसे आगे आते जाएगा। अब यहाँ आ गए हम, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके डंप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। एक बार ढपला गिरा है, ढपला का मतलब इसको हम लोग ढपला बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं लाइनिंग। 1.1 1 मीटर से 1.5 मीटर, 1.2 मीटर रखते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप डंपर यहाँ खड़ा करेंगे और उसके बाद यहाँ से माल गिराते जाएंगे। अब जब गिराते जाएंगे तो माल गिरेगा यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और डंपर को पीछे लाते जाएंगे, गिराते जाएंगे, गिराते जाएंगे, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते 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 ये पूरा सॉलिड हो जाएगा। अब जब डंपर इसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता है, तो हम लोग डंपर के बाद पानी भी मरवाते हैं। पानी मरवाने का सिर्फ यही मकसद नहीं होता है, स्प्रिंकलिंग करने का सिर्फ यही मकसद नहीं होता कि डस्ट से बचे, बल्कि पानी अंदर जाता है थोड़ा थोड़ा। पानी क्या है, थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद इसको कंसोलिडेट करता है, यानी कि एकदम ठोस बनाता है। जो जब ठोस बनाता है, अब डंपर उसमें चढ़ेगा, तो डंपर चढ़ने के बाद वो डंपर हुआ पूरा एकदम चात देगा, इसको एकदम जात देगा। डंपर मशीन आगे पीछे डोजर तोजर आगे पीछे होते होते मशीन पूरा जात देगा इसको। तो ये एकदम सॉलिड हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। इसी तरह से करते 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 इसको भी भरेंगे, इसको भी भरेंगे, ऐसे करते करते पूरा हम ऐसे भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, करते करते पूरा भरते जाएंगे और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग बैक फिलिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भरते जा रहे हैं, इसको बोलेंगे बैक फिलिंग। आप बैक फिलिंग कर रहे हैं तो आपने गौर किया कि हम डंप कर रहे थे यहीं लाके, यहीं लाके क्या कर रहे थे, डंप कर रहे थे, यहीं लाके हम डंप कर रहे थे। यहाँ से डंप करें ना भाई, यहाँ से डंप किया ना नीचे वाला में। तो अब जब हम डंप कर रहे थे तो इसका नाम बदल जाएगा। इसको अब हम बेंच नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डंप। इसको क्या कहेंगे, डंप। तो डंप हमारा दो टाइप का होता है, डंप हमारा दो टाइप का होता है। डंप अकॉर्डिंग टू डंपिंग प्लेस, डंप हमारा दो टाइप का होता है। पहला डंप है इनपिट डंप, इनपिट डंप। दूसरा डंप है एक्सटर्नल डंप, एक्सटर्नल डंप, ठीक है। इनपिट डंप क्या होता है, एक्सटर्नल डंप क्या होता है, समझिएगा। मान के चलिए यही एरिया में आप डंप कर रहे हैं, मतलब बेंच में ही जो बेंच आप बनाए हैं उसी बेंचों में डंप कर रहे हैं, आगे आगे काम चल रहा है, पीछे पीछे डंप कर रहे हैं। तो इसको आप बोलेंगे इनपिट डंप। क्या बोलेंगे, इनपिट डंप, यानी माइंस के अंदर में ही, माइंस के पिट में ही आपको डंप करना पड़ रहा है, इसीलिए इसको आप बोलते हैं इनपिट डंप। एक्सटर्नल डंप का क्या मतलब है, एक्सटर्नल डंप का मतलब है आप पीछे बेंच तो बना दिए है, लेकिन आपको डंप यहाँ नहीं करना है बल्कि कहीं और करना है, ठीक है। बैक फिलिंग हो भी गया है, अब आपका मटेरियल बच गया है या कुछ भी ऐसा कंडीशन है जिसके कारण कहीं और आपको डंप करना पड़ रहा है, आपके पास खाली जगह अवेलेबल है, तो आप माइंस का फेरीफेरी के बगल, मतलब माइंस के अगल बगल में कहीं पे जो आपका माइंस का जमीन है वहां पे जाके डंप कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे जाके डंप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डंप। अब एक्सटर्नल डंप दो प्रकार के होते हैं।
आपको सुन के लगेगा कि सब तो भाई कभी पढ़े हैं, कहीं पढ़े हैं, कहीं नहीं पढ़े हैं। तो एक्सटर्नल डंप आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता आपका स एक होता आपका सॉरी स्पॉइल डंप, एक होता है स्पॉइल डंप और एक होता है आपका टेलिस्कोपिक डंप। टेलिस्कोपिक डंप, ठीक है? स्पॉइल डंप क्या होता है? टेलिस्कोपिक डंप क्या होता है? इसको समझिएगा मेरे भाई, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है ये। स्पॉइल डंप होता है, वो ज़मीन है, खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें हम डंपर से लाके पहले ढपला मार दिए, मतलब मटेरियल गिरा दिए 1 से 1.5 मीटर का, या फिर हम ज़मीन को ब्लास्टिंग करके खुदरा-खुदरा कर दिए। उसके बाद हम इसके ऊपर में डंप करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। कहीं इंक्लाइन रास्ता बनाया, उससे चढ़-चढ़ के डंप करते गए, 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 करते गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पॉइल डंप। इसको क्या बोलेंगे? स्पॉइल डंप बोलेंगे। स्पॉइल डंप का जो हाइट होता है वो 30 मीटर तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हाइट इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है? स्पॉइल डंप हो गया आपका यही वाला डाटा। अब बात करते हैं टेलीस्कोपिक डंप क्या होता है। तो टेलीस्कोपिक डंप भी समझते हैं, चलिए मजा आएगा। टेलीस्कोपिक डंप, एक सेकेंड, स्पॉइल डंप लिख लेते हैं, स्पॉइल डंप। टेलीस्कोपिक डंप होता है कि मान लीजिए एक जगह है, लेकिन मेरे पास जगह लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे? बेंच बना बना के डंप करेंगे। सबसे पहले ढपला मारे, मतलब हम एक मटेरियल बिछा दिए, एक लेयर, यानी 1 से 1.5 मीटर का हम लोग मटेरियल पूरा गिरा दिए। उसके बाद इसके ऊपर में हम ऐसे बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए। कब तक बनाए? जब तक एक बेंच ना बन गया हो, और इस बेंच का हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 30 मीटर हो गया, अब आगे तो हम डंप नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद फिर यहाँ पे डपला गिराएँगे, और उसके बाद फिर इसमें हम एगो बेंच बनाते जाएँगे। गिराते-गिराते हम क्या करेंगे? इसको एगो बेंच का रूप दे देंगे। अब ये वाला जो जो बेंच होगा वो 30 मीटर तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे करते-करते फिर हम ऊपर में भी एगो बेंच बनाएँगे। इसमें भी हम कितना कर सकते हैं? 30 मीटर कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम ऊपर में बेंच बनाएँगे, इसमें हम कितना कर सकते हैं? इसमें मात्र 10 मीटर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर टेलीस्कोपिक डंप बना रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट जो आप अचीव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 100 मीटर। कितना कर सकते हैं? 100 मीटर। प्रत्येक बेंच का जो हाइट होगा वो कितना होगा? 30 मीटर। कितना होगा? 30 मीटर। तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। क्या समझाया? डंप जो है अकॉर्डिंग टू डंपिंग प्लेस 2 आधार के होता है। एक होता है इनपुट डंप, जो माइंस में जहाँ बैक फिलिंग वाला एरिया है, जैसे कि बेंच आगे-आगे बढ़ रहा है, तो पीछे-पीछे बेंच में हम डंप बना-बना के डंप करते गए, भरते गए, उसको बोलेंगे इनपुट डंप। एक्सटर्नल डंप क्या होता है? माइंस के अगल-बगल में कहीं बाजू में मेरा ज़मीन खाली था, उसी जगह पे हम डंप कराते गए। एक्सटर्नल डंप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पॉइल डंप, एक होता है टेलीस्कोपिक डंप। स्पॉइल डंप क्या होता है? एक खाली जगह था, उसमें हम डंप करते गए, तो वो आपका मैक्सिमम 30 मीटर तक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। अब उससे ज़्यादा हमको ज़रूरत है, हमको और भी डंप करना, मेरे पास ज़मीन नहीं है, उतना जगह नहीं है कि हम हर जगह डंप करते चले, तो हम क्या करेंगे? टेलीस्कोपिक डंप को अडॉप्ट करेंगे। टेलीस्कोपिक डंप में हम क्या करते हैं? बेंच बना बना के एक के ऊपर एक बेंच, एक के ऊपर एक बेंच, ऐसे कर करके डंप करते हैं, जिसमें प्रत्येक बेंच का जो हाइट होगा वो मैक्सिमम 30 मीटर होगा। और टोटल मिला के अगर हम हाइट की बात करें टेलीस्कोपिक डंप का, वो 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल मिला के 100 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए। ये था पूरा रिक्लेमिनेशन और डंप का डाटा जो हम आपको लिखाएं। अब एक आध को और डंप में डाटा बच जाता है जो हम आपको बताना चाहते हैं। 1 वर्टिकल 1 इन 5 हॉरिजॉन्टल, ये आखिर क्या है? तो जब आप इसका एंगल निकालिएगा ऐसे जोड़ते 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 जोड़ते, तो इसका जो एंगल ऑफ स्लोप होगा वो 1 वर्टिकल 1 इन 5 हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है? 1 वर्टिकल 1 इन 5 हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है? चलिए, इसके बाद एक आता है इसमें 37.5 डिग्री वाला, ठीक है? तो स्लोप एंगल जो होगा इसमें, जो स्लोप एंगल होता है वो 37.5 डिग्री होता है, ठीक है? 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, है ना? एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं जिसको, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, ठीक? तो वो सब पॉइंट आई होप आपको याद होगा। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज कितना है? एंगल ऑफ रिपोज, तो ये आपका 37.5 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे अधिक नहीं, है ना? इससे अधिक नहीं होगा। इसके बाद हमने क्या बताया? हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा जब स्लोप आप नाप रहे हैं तो 1 वर्टिकल 1 इन 5 हॉरिजॉन्टल, इसको याद करते जाइए, है ना? आज जो डाटा आपको हमने लिखाया समझाया उसको समझते जाइएगा, ठीक है? चलिए, अब क्या बताया हमने? बताया मान लीजिए कोई डंप किए, कोई भी डंप किए, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं।
इस डम का जो टो होगा, टो क्या होगा, जहां तक ये मटेरियल लास्ट गया है, नीचे जहां तक मटेरियल लास्ट गया है, इसको हम बोलेंगे टो। ठीक है, अब इस टो से 100 मीटर का दूरी पे, 100 मीटर का दूरी पे, है ना, बेसिकली कोई पब्लिक रोड, भवन, ऐसा सार्वजनिक प्लेस नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो हम उसमें फेंसिंग करवा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली 100 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे 100 मीटर होगा, 100 मीटर की दूरी पे मकान, दुकान, पब्लिक प्लेस, ये सब पब्लिक रोड, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 100 मीटर का दूरी पे जो आपका बेंच का टो होगा उससे, यही सब पॉइंट लिखा हुआ है रेगुलेशन में। रेगुलेशन वाला रेगुलेशन नंबर 105, 106, 107, 108, ये चारों का डाटा हम एक बार में बता दिए, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किताब देखने के साथ ही। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि अपलोड हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है यार, जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नहीं। चलिए तब तक एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा, जो ट्रांसपोर्ट रूल होता है वो कौन बनाता है, ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाता, चलिए बताइएगा कौन बनाता है, ये हम पूछे नहीं, बताएं कि नहीं, बोले हैं कि परमिशन कौन देता है, माइंस का ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाता है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैनेजर। कितना दिन के अंदर बनाता है, 90 डेज के अंदर बनाता है, कितना दिन के अंदर बनाता है, 90 डेज के अंदर बनाता है, और उसको लागू भी करता है। ठीक है, किससे परमिशन लेता है इसको, इसका लेने के बाद आरआई साहब से उसको परमिशन लेना पड़ता है कि हाँ हम ट्रांसपोर्ट रूल बनाए हैं, देखिए कैसा है। ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस वालों में भी सेम डाटा है ना। चलिए अब हम लोग बुक पे आते हैं, है ना, चलिए एक सेकेंड, अब लोग थोड़ा सा किताब पे आते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन काला भी आएगा, है ना, स्क्रीन को ऑफ करना पड़ता है क्योंकि ड्राइव में हमको जाना पड़ेगा। आप लोग लगातार क्लासेस करते जाइए, और पीछे वाला जो क्लासेस उसको भी करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, एनसीएल का वैकेंसी तो आ ही रहा है, एनसीएल का नया बैच स्टार्ट करेंगे हम, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, है ना, दिसंबर 10-15 तारीख के बीच में स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्दी ख़त्म भी करेंगे उसको। सबसे बड़ी बात है कि ख़त्म करेंगे, क्यों ख़त्म करेंगे, क्योंकि मेरे पास वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ वीडियो लेक्चर नहीं देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, इस बार कुछ नया करने वाले हैं, ज़बरदस्त करने वाले हैं, एक किताब से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा किताब को हम रेफरेंस में लेके चलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगा इस बार आप लोग का, तो ज़रूर ज़रूर से ज़रूर आप क्लास कीजिएगा, मेरा यही ओपिनियन है। आप अगर कर चुके हैं तैयारी तो ठीक है, आप रिवीजन करते रहिएगा अपने अपने से, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, है ना, अभी आपको 500 200 300 नहीं देखना चाहिए, एग्ज़ाम का टाइम है तो। ओके, चलिए स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं, अभी आपका स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा। हम लोग ओपन कास्ट वाला जी जो चैप्टर है इसको पढ़ रहे हैं, डीजे देशमुख लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, एक भी डाटा छूटे नहीं, मेरा यही फोकस है, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का डाटा नहीं छूटना चाहिए, है ना। कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, कोई नहीं। तो मैनुअल में ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेज, ये भी हम पढ़ा चुके थे, अलग अलग टाइप का मैनुअल, ये सब पढ़ा चुके थे हम। ठीक है, ये पूरा डाटा हम एक बार पढ़ा चुके थे, एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, आपको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कुछ छूटना नहीं चाहिए, मेरा यही मकसद है ना, कहीं कुछ छूट जाएगा दिक्कत। हाँ, मैं बैसाखी बता चुके हैं हम, रिमूवल ऑफ बर्डन, ओके बता चुके हैं, तो आगे बताएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बैक फिलिंग हम बता चुके हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल कैसे स्टार्ट करते हैं ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। ओके, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक लाइन जो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो अंडरलाइन किया हुआ है इंपॉर्टेंट है, हम पहले से ही चुन के रखे हैं ताकि आपका मगजमारी ना करना पड़े, और एक एक लाइन को हम समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए
बोला गया है द स्पेसिंग ऑफ होल इन कोल द स्पेसिंग ऑफ होल इन कोल इज 1.5 to 1.2। अगर कोयला में पूछा जाएगा कभी भी स्पेसिंग, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक मानना पड़ेगा। कोल का स्पेसिंग अगर पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको क्या कहना है, 1.5 से लेकर के 2.2 के बीच में होता है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के चट्टान पे डिपेंड करता है। अगर हार्ड चट्टान है तो स्पेसिंग कम होगा, अगर कमज़ोर चट्टान है तो स्पेसिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि हार्ड चट्टान में ज़्यादा सामने सामने आपको डीप होल करना पड़ता है ताकि अच्छे से ब्लास्टिंग हो पाए, है ना। चलिए, तो जो हम लोग होल करते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं, अगर मेरा कम छोटा वाला है तो हम लोग डेप्थ कम करते हैं, जो होल करते हैं वो कम डेप्थ करते हैं, और ब्लास्ट भी करते हैं तो लो एक्सप्लोसिव से करते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिकली हम बता चुके हैं, सब कोई मतलब नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप हॉलेज सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे सवाल आता है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप हॉलेज सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, चलिए कोई डाटा है जो हमको दिखाई देते हैं। अगर ओपन कास्ट माइंस है, ओपन कास्ट माइंस में कुछ ऐसे माइंस चलाएं, ठीक है, उसके बाद जिधर बेंच का आपको जरूरत नहीं, आप चाहें तो उस साइड से एक हॉलेज सिस्टम बिछा सकते हैं। हॉलेज सिस्टम क्या कर सकते हैं, बिछा सकते हैं, बेंच को काटते हुए बेंच में मिलाते हुए आप एक हॉलेज सिस्टम बैठा सकते हैं। ये जो हॉलेज सिस्टम होगा, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो 1/80 से ज़्यादा नहीं होगा। 1/80 मैक्सिमम इसका ग्रेडियंट होगा। 1/80 काफ़ी ज़्यादा बता दिए हम। इसमें 1/80 को अगर आप ऐसे डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 56, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगेगा, तो 0 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगा। ठीक है, तो बहुत कम, वो 1 डिग्री से भी कम की मैं बात कर रहा हूँ ग्रेडियंट। उतना कम ग्रेडियंट आपको मिला के बना के रखना है अगर आप हॉलेज को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद बोला गया है ऑन द ट्रैक लेवल हैंड पुशिंग ऑफ एम्प्टी टब्स हैव पेडेस्ट्रियल बियरिंग इज नॉट अनकॉमन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। नहीं, इसमें डाटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो लॉन्ग स्ट्राइक, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता इसका। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं काम का चीज़ पे। ड्रेनेज एंड गार्लैंड। ड्रेनेज एंड गार्लैंड आखिर होता क्या है, समझते हैं मेरे भाई, समझते हैं। ओपन कास्ट माइंस है, ओपन कास्ट माइंस में बेंच है। अब पानी अगर बहेगा तो बह बह के तो भैया नीचे चला जाएगा। तो नीचे में एक सबसे जो डीप एरिया रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, सम्प बना के रखते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, सम्प बना के रखेंगे। अब ओपन कास्ट में सम्प कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है यार। जो बेंच है ना, जो बेंच है जहाँ पे नीचे काम हो चुका है ना, बस उसको ऐसे खाली छोड़ देंगे, या फिर उसी में हम थोड़ा सा गड्ढा कर देंगे, ब्लास्टिंग करके या एक्सकोवेटर से हम उसको गड्ढा कर देंगे। इसके बाद जो पानी है पूरा बह बह के यहीं आता है। तो हम लोग ऐसा स्लोप रखते हैं हर फेस को, हर बेंच को हम कुछ ऐसा स्लोप रखते हैं कि वो पानी आपका साइड से बहे, ना कि पूरा बेंच में बहे। साइड से बहेगा तो क्या है, साइड साइड से बह के डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर बेंच में बहेगा तो बेंच को पूरा किच किच कर देगा। ठीक है, तो पानी बह बह के आके आप कहाँ आ गया, आपका सम्प में आ गया। यहाँ पे दो तीन चीज मैटर करता है जब कभी भी ओपन कास्ट माइंस आप चलाते हैं, तो दो तीन चीज मैटर करता है। सबसे पहले तो अब चट्टान को आप काटते काटते नीचे आ रहे हैं ना, तो आप अगर ओपन कास्ट बेंच में देखिएगा तो नीचे का जो बेंच होता है उसमें से पानी रिसता है सर, पानी रिसता है। तो वाटर का सीपेज का जो प्रॉब्लम है ये होता है, वाटर सीपेज प्रॉब्लम। ठीक, ये है, पानी रिसेगा। इसके बाद अगर बरसात आ गया तो ऊपर में पानी बहेगा और ऊपर से बहते बहते नीचे आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइड में एक तो नाला बना के रखते हैं, जिसको आपस में एक एक बेंच में कनेक्ट करते 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 हम कहाँ ले जाते हैं, जो सम्प होता है उस जगह पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो आपका रेन में अफेक्ट होता है ये, है ना। इसके बाद एक और चीज अफेक्ट करता है जो है वाटर टेबल। कभी कभी ओपन कास्ट माइंस खोदते खोदते हम थोड़ा सा ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, और कहीं कहीं वाटर टेबल जो पानी का लेयर होता है एक, ठीक है, पानी का एक लेयर होता है, वो लेयर आपको उसमें मिल जाता है। अब अगर वाटर टेबल मिल गया तो भैया तो सत्यानाश हो गया माइंस का। अब पानी खाली करते जाइएगा भरते जाएगा, खाली करते जाइएगा भरते जाएगा, खाली करते जाइएगा भरते जाएगा। तो हम उस पानी को खाली नहीं करते हैं बल्कि उसका डाइवर्ट कर देते हैं, एक रास्ता बना के कहीं और जगह पे हम जमा कर देते हैं, ताकि पूरा का पूरा पानी वहाँ चला जाए गड्ढा करके, और उस जगह पे हम अपना माइनिंग कर सकें। तो ये 3 प्रॉब्लम हमको जनरली देखने को मिलता है, वाटर सीपेज, रेन का, वाटर टेबल का। तो इन सबको हैंडल करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, एक गार्लैंड बनाना पड़ता है, गार्लैंड सिस्टम बनाना पड़ता है। गार्लैंड सिस्टम में पूरा का पूरा जो ड्रेनेज है ये
यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब आ गया, सम्प भी आ गया। उसके साथ ही साथ जो आस माइंस के बगल-बगल में हम लोग एक ठो ड्रेन बनाते हैं, वो भी आ गया, ठीक है? यानी कि पानी को आप माइंस के बाहर कहीं तो छोड़ेंगे ना, माइंस से पानी निकालेंगे सम्प को, तो इसको आस-पास में कहीं माइंस में, बगल में माइंस का बाउंड्री के बगल में हम एक ठो गड्ढा करते हैं, है ना? पोखर जैसा छोटा-सा गड्ढा करते हैं या फिर एक रास्ता बना देते हैं, काट-काट के गड्ढा करके और उसमें पानी को छोड़ देते हैं ताकि वो पानी बह के माइंस के एरिया से दूर चला जाए। जनरली यहीं पे बस्ती वाला अपना कपड़ा-वपड़ा धोता है, नहाता-धोता है, उसके लिए वो तालाब बन गया और आपका पानी यहाँ से खाली करके उसमें चला गया, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम को कहा जाता है गारलैंड सिस्टम, गारलैंड सिस्टम, ठीक है? जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम में खाली आप माइंस में पानी सम्प तक भेज रहे हैं। माइंस का पानी कहाँ तक भेज रहे हैं? सम्प तक भेज रहे हैं, तो उसको बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। और अगर वही पानी को आप माइंस के बाहर निकाल रहे हैं, पूरा एरिया इंक्लूडेड है, तो उसमें आप गार्लन सिस्टम उसको कहेंगे। तो पानी के लिए जनरली हमको ऐसा उपाय करना पड़ता है, हाई एचपी का हमको पंप लगाना पड़ता है, 2 गो 3 गो 4 गो पंप लगा के हमको काम चलाना पड़ता है, ठीक है? तो सम्प भी हम लोग हो सकता है कहीं एक जगह बनाए, कहीं 2 जगह बनाए, ये माइंस के 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है जो हम आपको बता दिए थे। पहला फैक्टर होता था वाटर सीपेज, इसके बाद दूसरा था रेन कितना हो रहा है उस जगह पे, और तीसरा था वाटर टेबल। इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता था, ठीक है? ये तीनों चीज़ पे डिपेंड करता था, वाटर सीपेज, रेन और वाटर टेबल। अगर सरफेस में तालाब या ऐसा कुछ है, तालाब नदी वगैरह है, तो उस जगह तो हमको चलाना ही नहीं है, फिर उसका एडिशन में हमको अलग से नियम बनाना पड़ेगा, अलग से हमको प्लान बनाना पड़ेगा काम करने के लिए, ठीक है? चलिए, अब मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग जो आप पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे, देखो यार एक चीज़ बताते हैं हम आपको, ओपन कास्ट वाला जब चैप्टर आप पढ़िएगा, खुद आप पढ़िएगा तब आप समझ पाइएगा मेरी बातों को। इसमें जब पढ़िएगा ना तो इसमें इतना लेआउट दिया है, इतना एग्जाम्पल दिया है, इतना बेकार का डायग्राम दिया है कि आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा ये काम का ही नहीं है। आप ओपन कास्ट को गिन के देखिएगा ना तो 38 पेज के आसपास होगा, लेकिन इस 38 पेज में खाली आपका काम का जो चीज़ होगा ना वो मैक्सिमम 18 पेज होगा सर। आपको लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं हम, लेकिन आप खुद पलट के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको समझना, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना सबको है, लेआउट को समझना है, एग्जाम्पल को समझना है, डायग्राम को समझना है, बाकी जितना भी चीज़ है जिसमें पॉइंट आता है, जो हर माइंस के लिए कॉमन हो, जनरल पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब पॉइंट को आपको रटना है, वो सब पॉइंट को आपको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो ये सब चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है? तो अभी आप जब एक मैकेनाइज्ड पढ़िएगा तो आपका दीपिका एक्सपेंशन का एक माइंस आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड। अरे यार ये क्या खुल गया, चलिए देखिएगा। इसमें जब आप पढ़िएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, इसमें कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा, ड्रेन सिस्टम, गार्लैंड, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ओपन का जब आप पढ़िएगा तो बोला जाएगा कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है। अभी जहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है दीपिका एक्सपेंशन अनंत 8.0, आप बताइए एक माइंस के बारे में आप पढ़ के क्या कीजिएगा? दीपिका एक्सपेंशन अनंत 8.0, इसको समझिएगा ना आप इसको रटने की कोशिश तो नहीं कीजिएगा ना कि जो वो माइंस है उस माइंस में जो सीम का थिकनेस है वो इतना है इतना है, उसको रट के मतलब नहीं बनता है कुछ, आपको समझना पड़ेगा और इससे कॉमन कॉमन कुछ पॉइंट निकालना पड़ेगा। जैसे कॉमन पॉइंट ये है कि 6 मीटर से ज़्यादा थिकनेस वाला माइंस को हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं। अगर ओपन कास्ट चलाना है तो हमको पता करना पड़ता है कोल सिम थिकनेस कितना है, लेयर बाय लेयर में पाया गया है कि नहीं पाया गया है। कोल सिम का थिकनेस 6 मीटर से अगर कम है तो फिर ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है ओपन कास्ट मेथड से। अगर 6 मीटर या 6 मीटर से ज़्यादा है तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। इसके बाद हम बेंच का सीरीज देखते हैं कि बेंच का सीरीज कैसा है। अगर मान लीजिए ऐसे करके इंक्लाइन है, अब हम कोयला खोदना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमको पार्ट मिलेगा, ऐसे ऐसे करके बेंच बनाएंगे तो पूरा इसमें आ सकता है, तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मान के चलिए ऐसे है बेंच, ऐसे है आपका सिम, तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा बेंच बना के कैसे जाएंगे, हम कैसे खोद के इसको निकालेंगे, तो मेरे लिए घाटा हो जाएगा। तो इंक्लाइनेशन भी मैटर करता है, तो कोल सिम का इंक्लाइनेशन मैटर करता है, कोल सिम का थिकनेस मैटर करता है, ठीक है? ये सब बस यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखिए 6 मीटर थिकनेस हेवी एक्सपेंडिचर कैपिटल हो जाता है, अगर इससे कम होता है तो फिर ये मेरे लिए जस्टिफाइबल नहीं रहता है। वही सब कॉमन पॉइंट इसमें लिख के बताया गया है, ठीक है? इसके बाद बोला गया है कि ओवरबर्डन जो रिमूव किया जाता है जनरली वो डोजर और सोबल कॉम्बिनेशन से रिमूव किया जाता है ना? ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग वाला तो आगे हम बताएंगे ही आपको। डोजर सोबल कॉम्बिनेशन से जनरली हम लोग ज़्यादातर माइंस में रिमूव करते हैं। इसमें स्क्रैपर भी लगे रहते हैं, ग्रेडर भी रहता है, ये सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्क्रैपर ग्रेडर सब मशीनरी आगे है, डोंट वरी, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? ड्रैगलाइन को हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब सॉफ्ट मटेरियल रहता है, सॉफ्ट मटेरियल, तो एक फेरी फेरी में ही अगर हमको घुमाना है, मान के चलिए
तो हम लोग बीच में ड्रैगलाइन को खड़ा कर देंगे, वो चारों तरफ से कोयला निकाल के या सॉफ्ट मटेरियल को निकाल के एक जगह डंप कर देगा जहाँ पे उसको डंप करना है, ठीक है। ये होता है ड्रैगलाइन का काम। चेन क्रॉलर वर्सेस न्यूमेटिक टायर, तो इसमें बहुत सारा मशीनरी आता है, ठीक है। इसमें मतलब चेन क्रॉलर और न्यूमेटिक टायर इक्विपमेंट। चेन क्रॉलर का मतलब होता है जो क्रॉल करता है, जैसे अब टैंक देखे होंगे मूवी में, ये धरती मेरी माँ है बॉर्डर वाला मूवी में देखे होंगे, है ना, जिसमें सुनील शेट्टी जो बमवा है, बमवा लेके चल जाता है, टैंक को हम चढ़ के फेंक देता है। तो वो सब जो टैंक है वो अब चेन में चलता है क्रॉल करते हुए। ऐसे ही चेन वाला मशीन जनरली होता है या फिर टायर माउंटेड होता है। जो चेन वाला होता है इसका बहुत ज़्यादा ये होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ सकता है, जनरली 1 in 3 और 1 in 4 ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। लेकिन अलग अलग मशीनरी का अलग अलग कैपेसिटी है, क्योंकि वजन भी अलग अलग होता है। और टायर माउंटेड को हम लोग जनरली स्ट्रेट रास्ते में ही चलाते हैं, ज़्यादा इंक्लाइन होने पे नहीं चलाते हैं, जनरली 1 in 10 तक हम चलाते हैं, जो कि रैंप का ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट इसमें बन नहीं रहा है, पॉइंट बनेगा तो बताएंगे, पॉइंट नहीं बनेगा तो बाकी समझा के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे बोला है मशीन्स विद क्रॉलर चेन इज नॉट अलाउड इन पब्लिक रोड। ऐसा नहीं कि जो क्रॉलर चेन वाला है उसको हम जो पब्लिक रोड जिसमें गाड़ी जाता आता है उसमें भिड़ा देंगे, वो रोड को पूरा सत्यानाश कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्रॉलर चेन का इस्तेमाल पब्लिक रोड में नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग माइंस वाला रोड में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, माइंस वाला रोड में हमको चेनिंग भी करना पड़ता है। चेनिंग क्या होता है, जो डोजर होता है ना, डोजर जब आपको डंप करना होता है एरिया में, तो बेंच रहता है स्ट्रेट, ठीक है। तो बेंच में हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं चेनिंग कर दो, मतलब डोजर को बोलते हैं आगे पीछे चलो। उससे क्या होता है, उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे कट आ जाता है जमीन में। तो जब जमीन में कट आ जाता है तो उसमें डंपर अगर स्पीड चलाएगा ना तो डंपर फिसलेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत पानी भी होगा, स्प्रिंकलर कर रहे हैं पानी का बार बार, तो डंपर फिसलेगा नहीं, डंपर आराम से चलेगा, उसका टायर का जो ग्रिप होता है अच्छे से पकड़ पाता है, ठीक है। डंपर का जो जनरली लाइफ होता है वो हम लोग मान के चले कि 5 से 10 साल होता है। 10 साल के बाद वो डंपर एकदम कचड़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगर 10 साल के बाद चला रहा है तो फिर बेकार है ना। तो ऐसा कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, क्या समझा। डीजल ड्रिवन और इलेक्ट्रिक ड्रिवन क्या होता है, जो चीज़ वो हम डीजल से चलाते हैं उसको डीजल ड्रिवन कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है उसको इलेक्ट्रिकल डीजल इक्विपमेंट कहते हैं। इसमें फ़ायदा घाटा क्या है, अगर डीजल से चल रहा है तो आसपास में तार का जरूरत नहीं है, बिजली का जरूरत नहीं है, बिजली का तार हमको खींचना नहीं पड़ेगा, ट्रेलिंग केबल बिछाना नहीं पड़ेगा, ट्रेलिंग केबल जोड़ना नहीं पड़ेगा, और गाड़ी बिना झंझट का दौड़ेगा मतलब गाड़ी जब घूमेगा तो उसको जरूरत नहीं है तार उर फंसने का, झंझट नहीं है कोई कि उसका ट्रेलिंग केबल को पकड़ के कोई सीधा करे, आगे करे, पीछे करे, कोई झंझट नहीं है। डीजल से चल रहा अपना आराम से चलेगा, एक ही आदमी ऑपरेटर इनफ है उसके लिए। डीजल से चलने वाला कौन कौन सा मशीन है, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, डोजर है, डंपर है, एक्सकोवेटर है, ज़्यादातर मशीनरी है ना। ऐसा नहीं है कि डीजल से ही चलता है, लेकिन डीजल से चलने वाला एग्जाम्पल में से भी आ सकता है ना। आपका पेलोडर है, पेलोडर है, ये सब आपका डीजल से चलता है तो फटाफट फटाफट दौड़ता है। लेकिन यही वाला अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला बताइए, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डंपर भी आ गया आजकल। लेकिन ये डंपर काफ़ी हाई टन वाले कैपेसिटी के होते हैं, लगभग 100 टन या 100 टन से ऊपर वाले डंपर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से डंपर को चलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर हम बात करेंगे मशीन का, एक्सकोवेटर का, तो टीपर डंपर, जो बड़ा बड़ा डंपर, बड़ा बड़ा एक्सकोवेटर होता है, उसमें आपका रॉप, जो बड़ा बड़ा रॉप सॉवेल है, उसमें हमको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देना पड़ता है, बिजली देना पड़ता है, क्या अच्छा अच्छा बिजली देना पड़ता है। बकेट व्हील एक्सकोवेटर है, इसमें हमको बिजली देना पड़ता है, 11,000 के आसपास हमको देना पड़ता है। जो लिग्नाइट में चल रहा है, नवेली लिग्नाइट एनएलसी कंपनी है ना, इसे एनएलसी में चल रहा है ये, ठीक है। इसका भी वैकेंसी आ रहा है, तो लड़का तैयारी करने में जुट जा बाबू, है ना। और हम तो कहेंगे कि माइनिंग सरदार का एक फोकस बैच बना रहे हैं, जो कि एनसीएल पे फोकस है और एनएलसी पे फोकस है, पूरा पूरी इसी लड़का यही दो पे फोकस है, ठीक है। तो ये दोनों पे फोकस करके हम एक बैच बना रहे हैं। और मेरा ऐसा सजेशन है कि 2-3 महीना और अगर आप क्या क्लास कर लीजिएगा, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत बेहतर है। 2-3 महीना और अगर क्लास कर लीजिएगा तो और मजबूत हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें हम बहुत सारा ऐसा चीज़ पढ़ाने वाले हैं जो आज तक माइनिंग का इतिहास में कोई पढ़ाया नहीं होगा, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ाएंगे ये तो आपको हम उसी टाइम बताएंगे, मोटा मोटी हम बता देते हैं। EMT 1 2 3 तो फिर से उसमें हम डालेंगे ही, है ना। वॉल्यूम 1 EMT, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, ये तो आपका रहेगा ही। इसके बाद हम इसमें लेजिस्लेशन पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जैसे आपका बाइलो वाला सेक्शन हो गया, बाइलो वाला जितना भी सेक्शन है उस पर फोकस करने वाले हैं। ओपन कास्ट का एक अलग से हम किताब पढ़ाने वाले हैं, सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी। सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी भाई समीर कुमार दास, वो किताब हम पढ़ाने वाले हैं, पूरा कोशिश करेंगे वही। ब्लास्टिंग टेक्निक बाई एलसी काकू, ये पूरा का पूरा किताब हम पढ़ाने वाले हैं अच्छे सिंपल तरीके से,
ठीक है। तो ब्लास्ट ओपन कास्ट पे तो पूरा फोकस रहेगा ही, लेकिन पूरा का पूरा पोर्शन हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो आइए, पूरा का पूरा पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 3 महीना का समय लेंगे। 3 महीना में कैसे पढ़ाएंगे ये आपको पता है। एक दिन में 2 या 3 क्लास हम करेंगे, जिसमें तो कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देंगे और बाकी हम आपका क्लास कराएंगे, ठीक है। तो दोनों कराएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी देंगे, क्लास भी कराएंगे, लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा। सबका कोशिश करेंगे और पूरा फोकस एनसीएल और एनएलसी पे ही रहेगा। तो आपका इधर उधर का कोई सिलेबस भटकेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल ड्रिवन वाला ये सब का हम बता दिए आपको। बाकी तो एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल को क्या हम डिराइव करें, है ना। 11,000 वोल्ट जो मैंने आपको बताया, 11,000 वोल्ट पे चलता है नवेली में बकेट व्हील एक्सोवेटर। तो ये याद रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे ये है, द बकेट व्हील एक्सकोवेटर एट नवेली आर सप्लाइड पावर एट 11 केवी। यानी नवेली लिग्नाइट में जो बकेट व्हील एक्सकोवेटर लगा है वो 11,000 वोल्ट पे चलता है। 1 केवी बराबर होता है 1,000 वोल्ट। तो मतलब 11 केवी बराबर हो जाएगा 11,000 वोल्ट। यानी कि नवेली लिग्नाइट में जो एक्सकोवेटर चलता है, और पूरा भारत में ऐसा किताब में लिखा हुआ है कि मात्र एक ही कंपनी है, एनएलसी यानी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, उस जगह पे ये मशीन चल रहा है 11 केवी का। और इसीलिए भारत में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है, किसी मैक्सिमम जो वोल्टेज यूटिलाइज किया जाता है, 11,000 तो जनरली हम सप्लाई करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज जो यूटिलाइज किया जाता है वो बकेट व्हील एक्सकोवेटर के द्वारा किया जाता है 11,000 वोल्ट का। सोच सकते हैं 11,000 वोल्ट, है ना। चलिए, बाकी अलग अलग एक्सकोवेटर जो है उसका अलग अलग ये है, डीपर ऊपर का बात करेंगे तो उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। चलिए, अब आते हैं कि एक मशीन के बारे में, ठीक है। मशीन के बारे में देखो यार, ओपन कास्ट का ब्लास्टिंग हम क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हम पहले ही एक्सप्लोसिव चैप्टर में अच्छे से डिटेल में बता चुके हैं। एक एक बारूद के बारे में बता दिए हैं, एनएफ, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, है ना, टीएनटी क्या होता है, सब कुछ डिटेल में वहाँ पे पढ़ा दिए एक्सप्लोसिव वाला। तो अब जब एक्सप्लोसिव वाला पूरा पोर्शन ही खत्म हो गया है, तो फिर यहाँ पे हमको एक्सप्लोसिव पढ़ाने कोई मतलब नहीं बनता है। पहले ही जब हम पढ़ा चुके हैं एक्सप्लोसिव चैप्टर, अगर नहीं पढ़े तो जाके एक्सप्लोसिव चैप्टर को खोज के पढ़िए, जरूर पढ़िए। एक्सप्लोसिव चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव चैप्टर कीजिएगा तो ओपन कास्ट का आधा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, और आधा पोर्शन बचेगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और आधा बचेगा मशीनरी। मतलब मान के चलिए कि 40% ब्लास्टिंग वाला, टेक्निक वाला, बारूद वाला, ये सब वाला क्वेश्चन बनता है। 30% बनता है जनरल कॉन्सेप्ट, डंप वम्प इधर उधर जो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। और आपका बाकी 30-50 हो गया, 50% बनता है मशीनरी से क्वेश्चन, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मशीनरी से क्वेश्चन बनता है तो एकदम डाटा नहीं रटना है, ये मशीन का ये डाटा नहीं, कॉन्सेप्ट भी समझना है और डाटा भी कुछ कुछ रटना है, ठीक है। अब आते हैं एक करके मशीनरी के ऊपर, ठीक है। चलिए, अभी टाइम बचा है, इसको यूटिलाइज करते हैं, है ना। आप अगर ओपन कास्ट पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ओपन कास्ट में 4-5 पेज कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बाद फिर मशीनरी पे ही आ गया है। तो अब हम लोग आते हैं डोजर के ऊपर में। देखो, डोजर का नाम हम लोग बुलडोजर भी कहते हैं, डोजर को हम क्या कहते हैं, बुलडोजर भी कहते हैं। इसका जो कैपेसिटी होता है वो हम लोग अरे यार ये क्या हो गया, इसका जो कैपेसिटी होता है उसको हम लोग एचपी में नापते हैं। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। पावर का जो जनरली यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है वो आपका होता है पहले तो जूल, ठीक, फिर होता है एचपी, ठीक, फिर होता है किलोवाट, है ना, जिसमें जूल वाला हम लोग इस्तेमाल नहीं करते मशीन में। मशीन में जो आप देखिएगा जनरली एचपी मिलेगा या फिर किलोवाट मिलेगा, ठीक है। ये दो ठो मिलेगा। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, और किलोवाट का मतलब आपको पता है, किलोवाट ही बोलते हैं इसको, केडब्ल्यू का मतलब। ये दो में कॉम्बिनेशन में आपको जनरली मशीन मिलेगा। तो ऐसा बुलडोजर होगा जिसपे लिखा होगा 480 एचपी। इसका मतलब है कि ये 480 हॉर्स पावर पे काम कर रहा है। अभी जितना ज़्यादा पावर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये तेल खाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इसको डीजल देना पड़ेगा। बुलडोजर पूरी तरह से डीजल पे चलता है। ओपन कास्ट माइंस में कुछ पॉइंट बुलडोजर से रिलेटेड हम बताते जा रहे हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओपन कास्ट माइंस में जो सबसे ज़्यादा शोर करने वाला मशीन होता है ना, सबसे ज़्यादा नॉइस करने वाला जो मशीन है, उसका नाम है बुलडोजर। क्या नाम है, बुलडोजर। ऐसा कहा जाता है कि जो बुलडोजर में चढ़ के काम कर रहा है, या जो बुलडोजर के आसपास में खड़ा है, जैसे सुपरवाइजर है, माइनिंग सरदार है, तो इन सबों को एक कान का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाना चाहिए, पीपी लगाना चाहिए, कान वाला पीपी। चलिए हम समझाते हैं। नॉइज वाला में हमको क्या लगाना पड़ेगा, पीपी लगाना पड़ेगा।
कौन कौन सा पीपी लगाते हैं? सबसे पहले तो हो गया ईयर प्लग। ईयर प्लग कैसा होता है समझाते हैं आपको। जो तार वाला हेडफोन होता है ना, तार वाला हेडफोन जिसको कान में घुसाते हैं, छोटा सा रबड़ जैसा रहता है, तो समझ के चलिए कि कुछ ऐसा ही रहता है। इसको आप कान में घुसा लेते हैं तो आवाज़ थोड़ा सा बाहर का कम आता है, ठीक है। ईयर प्लग। दूसरा क्या है? दूसरा होता है ईयर मफ। ईयर मफ क्या होता है? ईयर मफ का मतलब होता है जो बड़ा वाला हेडफोन होता है ना, बोट का बड़ा वाला, ऐसे ये वाला ईयरफोन हुआ, ऐसे ऐसे वाला ईयरफोन हुआ, कुछ इस टाइप का ये देखने को मिलता है। इसको अगर आप लगा लीजिएगा तो बाहर का आवाज़ थोड़ा सा और कम आएगा। जहाँ पे थोड़ा सा और शोर है वहाँ पे ईयर मफ लगा सकते हैं आप। और तीसरा होता है हेलमेट। तीसरा क्या होता है? हेलमेट होता है। हेलमेट और कम शोर आता है। हेलमेट ये वाला हेलमेट नहीं जो गाड़ी चलाने के लिए पहनते हैं आप, नहीं, उसमें भी आप पहनिएगा तो हल्का शोर तभी जाता है। हेलमेट होता है जो पूरी तरह से पैक रहता है। F1 रेसिंग कार देखे हैं? F1 कार रेसिंग, F1 कार रेसिंग का वीडियो देखिएगा तो उसमें देखिएगा सब हेलमेट लगा कर रहता है। जो नक्शा बताता है वो भी हेलमेट पहना रहता है, ठीक है। तो F1 कार रेसिंग वाला जो प्लेयर सब रहता है उसको देखिएगा हेलमेट पहनता है। वो हेलमेट में आवाज़ एकदम बाहर का थोड़ा सा भी नहीं जाता है। तो यही 3 पीपी है जो नॉइज़ के केस में, यानी कि साउंड जब ज़्यादा होता है तब लगाते हैं। तो नियम ये है कि पहला वाला जो है वो थोड़ा सा कम बर्दाश्त कर पाएगा, थोड़ा कम बर्दाश्त कर पाएगा, थोड़ा कम शोर है, नॉइज़ है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ईयर मफ वाला में थोड़ा इससे ज़्यादा शोर है तब इस्तेमाल करेंगे। हेलमेट में जब सबसे ज़्यादा शोर है तब इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हमको काम रोकना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ईयर प्लग, ईयर मफ, हेलमेट कब लगाना है, कौन सा मशीन चलाने से पहले? तो डोजर चलाने से पहले हमको लगाना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी, जनरली हम ईयर प्लग ही बोलते हैं लगा लो, क्योंकि इससे मेरा काम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डोजर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा अभी हम फटाफट बताते हैं। डोजर सिर्फ सिर्फ डीजल से चलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा नहीं चलेगा, पेट्रोल से चलेगा नहीं चलेगा, बैटरी से चलेगा नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलेगा, ठीक है। अब जब डीजल से चल रहा है तो इसका एग्जॉस्ट भी होगा, जी बिल्कुल है एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट है तो धुआं भी छोड़ रहा होगा, जी बिल्कुल धुआं छोड़ रहा है। तो पॉल्यूशन में भी ये योगदान देता है अपना। लेकिन इसके बिना काम ओपन कास्ट माइंस में होना एकदम नामुमकिन जैसा लगता है कि डोजर के बिना काम तो भैया मुश्किल है। ये जनरली क्या होता है? क्रॉलर माउंटेड होता है। क्लॉरल माउंटेड, जिसको हम लोग कह सकते हैं चेन माउंटेड। चेन माउंटेड होता है यानी चेन पे रेंगता है, ठीक है। इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि इसका जो ढांचा है वो ढांचा कम होता है। यानी कि ये जो ढांचा है ना, मतलब कम हल्का मशीन होता है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू बाकी। ये अलग अलग एचपी पे या किलोवाट पे आता है मशीनरी, ठीक है। जैसा मैं एक एग्जांपल देना चाहते हैं अपना माइंस का, जिस माइंस में हम काम करते हैं, ठीक है। मेरा माइंस में 480 एचपी का कहा जाता है मोटर वाला डोजर है। तो 480 एचपी का मोटर वाला डोजर है। अगर इसको हमको दिन भर चलाना है, 24 घंटा चलाना है, मान के चलिए कि 23 घंटा चला, 1 घंटा बीच में हम थोड़ा सा रोक दिए। मान लीजिए डोजर वाला था, वो शिफ्ट चेंज किया तो ये अपना घर से यहाँ से निकला, उधर से आया तो थोड़ा समय लग गया। दूसरा शिफ्ट वाला भी शिफ्ट चेंज किया, थोड़ा उसमें भी आराम मिल गया डोजर को। तो टॉयलेट लग गया, थोड़ा सा उतर गया, खाना खाने उतर गया, नाश्ता करने उतर गया, तो मान के चलिए 23 घंटा चला, 1 घंटा इसमें बर्बाद हो गया। तो ये जो 24 घंटा, 23 घंटा को भी हम लोग 24 घंटा मान के चलते हैं। तो ये जो 24 घंटा में तेल जलाएगा ना, ये कितना जलाएगा? 480 लीटर हम लोग भरते हैं सुबह के टाइम, है ना, सुबह के टाइम भरवाते हैं। और 350 सॉरी 350 लीटर, 450 लीटर हम लोग शाम के टाइम, रात के टाइम भराते हैं। तो आप इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 800 लीटर। 800 लीटर डीजल खाता है 480 एचपी का डोजर। 800 लीटर डीजल खाता है सर, 800 लीटर। तो आप अब मान के देखिए कि अगर 93 रुपया लीटर है, ठीक है, 93 रुपया लीटर है और 800 लीटर खा रहा है, तो 74,400 रुपया कितना खा रहा है? 74,400 रुपया एक दिन में डीजल खा रहा है, डीजल खा रहा है। अब आप सोचिए कि यार इतना तेल खाता है, जी बिल्कुल इतना तेल खाता है सर, इतना तेल खाता है। तो हम 480 का बता रहे हैं। ये भी एक अच्छा खासा है पावर वाला, है ना। इससे कम वाला भी आता है, 280 वाला भी आता है, 350 वाला भी आता है, 480 वाला भी आता है। उसके बाद उसके ऊपर भी जाता है 600, 650। जनरली हम लोग एचपी वाला ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत सारे कंपनी है। केस बनाता है, केस नाम का एक कंपनी है जो डोजर बनाता है। बीईएमएल बनाता है ना, बीमल ये बनाता है। इसके बाद आपका स्कैनिया बनाता है, लेकिन स्कैनिया वाला उतना भरोसेमंद नहीं माना जाता है। केस का डोजर थोड़ा ज़्यादा बिकता है, ठीक है। गारंटी वारंटी सर्विस वर्विस बढ़िया रहता है इसीलिए,
है ना, अपना एक आदमी भेज देता है। तो कुल मिलाकर के देखिए, अगर 480 मोटर का डोजर चल रहा है तो 74,000 रुपया एक दिन में डीजल खा रहा है। और 74,000 रुपया अगर एक दिन में डीजल खा रहा है, तो अगर आप 30 दिन को जोड़िएगा तो आपका कितना डीजल खाएगा बताते हैं। 22, 32, 0, 0, 0, मैंने 22 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 22 लाख रुपया, 32,000 रुपया, 22,32,000 रुपया डीजल खा रहा है महीना में। अब आप सोचिए, अगर कोई डोजर 22 लाख का डीजल खा रहा है, 22 लाख का डीजल खा रहा है, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन उसको नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। तो मतलब डोजर जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। डंप करना है ना, डंप करने के लिए, मटेरियल को डंप करने के लिए डोजर चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रक खड़ा होकर खाली डंपर खड़ा होकर पीछे फेंक देगा माल तो हो गया, नहीं। डोजर चाहिए, प्लेन करने के लिए, बराबर करने के लिए डोजर चाहिए ही चाहिए। बिना डोजर का पॉसिबल नहीं है। डोजर का एक और काम होता है। एक तो हो गया कि चलो भाई, डोजर में डंप वम्प करने के लिए जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ को, है ना, रास्ता को प्लेन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन और भी कुछ केस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है समझिएगा। समझ गया डोजर कितना महंगा है? डोजर का तेल, उतना महंगा का डोजर नहीं आता होगा जितना का तेल जलता है एक साल में। चलिए, तो अब डोजर का एक और काम क्या हो सकता है, जब स्क्रैपर चलता है ना, तो स्क्रैपर को धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? डोजर का। स्क्रैपर क्या होता है इसको हम समझाते हैं थोड़ा देर में, है ना, थोड़ा देर में नहीं, इसको समझाना ही पड़ेगा लगता है, नहीं तो कैसे होगा, काम नहीं होगा। चलिए समझा देते हैं। ये देखिए, ये है स्क्रैपर। ये क्या है? स्क्रैपर है। जहाँ पे सॉफ्ट कोयला होता है या सॉफ्ट ओवरबर्डन होता है, जहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर में, सॉफ्ट कोल है या फिर सॉफ्ट ओवरबर्डन ओबी है, वहाँ पे हम स्क्रैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं माइनिंग करने के लिए। स्क्रैपर क्या करता है, जमीन है, ये जमीन में खड़ा है स्क्रैपर, ये देखो आगे चक्का, ये देखो पीछे चक्का, ठीक। तो क्या करेगा, इसके बीच में यहाँ एक कटिंग ब्लेड लगा रहता है, ठीक है। तो जब ये ब्लेड चलता है तो इस ब्लेड के जरिए जमीन जो है वो कटता है, पतला पतला लेयर में कटता है ना, पतला पतला लेयर में बेसिकली कटता है। 75 mm से लेकर के 225 mm तक, मतलब कुल मिलाकर के बोले तो 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 22 सेंटीमीटर मोटा परत काटता है ये स्क्रैपर, ठीक है, कोयला का या ओवरबर्डन का। और जब काटता है तो इसके अंदर में एक ठो बाउल होता है, बाउल मैंने कटोरा, इसके अंदर में क्या होता है, एक ठो बड़ा सा स्पेस वाला जगह होता है, बड़ा सा कटोरा होता है, जिसमें जा जाके ये पूरा जमा होते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। तो जब स्क्रैपर पूरी तरह से भर जाएगा, तो भर जाने के बाद ये जाके कहीं जाके डंप करेगा। तो स्क्रैपर चलता कैसे है, जब कोयला काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीछे में हमको डोजर लगाना पड़ेगा, डोजर इसको धकेलेगा। डोजर जब इसको धकेलेगा, क्योंकि इसके पास इतना पावर नहीं रहता है कि अकेले काट सके, ठीक है, पतला मिट्टी का परत है तो थोड़ा बहुत काट भी लेगा, लेकिन कोयला में नहीं काट पाएगा। तो डोजर जब इसको ढकेलेगा तो इसके अंदर में मटेरियल कटते कटते घुसेगा, और घुसने के बाद फिर ये रुकेगा, ठीक है। तो एक डोजर के साथ जनरली स्क्रैपर हम कितना लगाते हैं, 2 या 3, एक स्क्रैपर एक डोजर नहीं, घाटा हो जाएगा। मैंने डोजर में देख रहा है कितना तेल जल रहा है, 74,000 रुपया, 74,400 रुपया का एक दिन में तेल जल रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना महंगा है। तो इसीलिए हम लोग एक डोजर के साथ 2 या 3 स्क्रैपर रखते हैं। ई वाला स्क्रैपर को हम वहां तक धकेलेगा, फिर दूसरा वाला को धकेल के लाएगा उधर से, फिर इसको धकेल के लाएगा जब तक वो खाली करेगा कोयला, फिर तीसरा धकेल के लाएगा, ऐसे कर करके काम करता है। तो डोजर प्लस स्क्रैपर बराबर माइनिंग। समझाते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर कहा जाए कि डोजर प्लस स्क्रैपर मिलके हम क्या माइनिंग कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? कोयला कर सकते हैं, जो सॉफ्ट वाला कोयला उसमें कर सकते हैं। और किसका कर सकते हैं? जो ओबी सॉफ्ट वाला है उसमें कर सकते हैं। तो ये सब का माइनिंग भी कर सकते हैं। माइनिंग करने के बाद स्क्रैपर जब पूरी तरह से भर जाता है, तो उसको साइड में जाके वो डंप कर देता है, ठीक है। साइड में जाके क्या करता है, डंप कर देता है। यानी जो पूरा भरा हुआ है, अब जब चाहेगा जाके जहाँ अपना पूरा नीचे से मटेरियल गिरा देगा और फिर यहाँ से वो निकल जाएगा। साइड से गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। तो स्क्रैपर डोजर कॉम्बिनेशन से माइनिंग भी होता है, ठीक है। स्क्रैपर डोजर कॉम्बिनेशन से क्या होता है, माइनिंग भी होता है। तो हम लोग डोजर के बारे में आपको बता रहे थे, फिर से आते हैं हम लोग फोटो पे, है ना, एक एक मशीनरी को क्लियर करते जाएंगे। एक दो दिन और लग जाए तो लग जाए, लेकिन पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बुलडोज़र के बारे में मैंने क्या बताया, बुलडोज़र के बारे में मैंने बताया कि इसको हम लोग शॉर्ट में डोज़र भी कहते हैं, इसको बुलडोज़र भी कहते हैं। बुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सांड जैसा ताकतवर होता है, किसी को भी धकेल देगा, कहीं भी चढ़ जाएगा, कितनों इंक्लाइन है,
खुदा देंगे। जनरली होता है कि 1/4 से ज़्यादा ऊपर हम लोग नहीं लेके नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। हम लोग जब प्रैक्टिकल माइंस में आप काम कीजिएगा तो नियम कुछ और होता कुछ और है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बेंच में चढ़ा देते हैं, बोलते हैं चढ़ जाओ इस बेंच से उस बेंच, तो ई बेंच से चढ़ के उस बेंच चला जाएगा, ई बेंच से चढ़ के इधर चला जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कूद जाएगा, बैठ जाएगा। ऐसा होता है कुछ बुलडोजर। खाली मलबा मेरा कमजोर नहीं होना चाहिए, मिट्टी वाला मलबा में सरकता है, इसलिए मिट्टी वाला मलबा में हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो बुलडोज़र के बारे में आपको मैंने बताया कि ये जनरली सहायता करता है, ठीक है। डंप में भी मदद करता है, डंप में तो बहुत ज़रूरी है, हर डंप में एक तो डोज़र होना ही मांगता है। इसके बाद डोज़र के साथ अगर हम स्क्रैपर चलाएंगे तो वो भी माइनिंग करेगा। और रीपर क्या होता है, रीपर के बारे में आगे बताते हैं। रीपर जहाँ पे गड्ढा 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 करके आपका मटेरियल को रखता है ना, उस जगह पे हम लोग डोज़र लगा के उसको समेट लेते हैं एक जगह पे, ठीक है। डोज़र समेट लेता है, हालांकि ये काम पेलोडर से भी हो जाता है और मशीन भी आजकल कर लेता है, तो कोई ज़रूरत नहीं बनता है, ठीक है। डोज़र गड्ढा भी कर सकता है। डोज़र कैन डिग 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर बिलो द वेदर्ड रॉक, मतलब अगर मान लीजिए कमज़ोर परत है, मलबा एकदम कमज़ोर कमज़ोर है, तो 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक डोज़र गड्ढा कर सकता है। क्या कर सकता है, डोज़र 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक गड्ढा भी कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है डोज़र, ओके। चलिए, डोज़र के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे, कितना महंगा मशीन है, साउंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ करता है, सबसे ज़्यादा नॉइज़ करने वाला मशीन ओपन कास्ट में। इसमें बैठने के लिए हमको ईयर प्लग लगाना पड़ता है, एक दिन में बहुत तेल खाता है, अलग अलग एचपी का होता है, बिना डंप में इसके सहायता से डंप हो ही नहीं सकता है। इसके साथ अगर हम स्क्रैपर को लगा देंगे तो ये माइनिंग का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन पॉइंट है। ये ज़मीन को 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक गड्ढा कर सकता है, इसको हम बुलडोज़र भी कहते हैं। जहाँ पे रीपर होता है उस जगह पर भी ये बुलडोज़र मदद करता है। अब आते हैं स्क्रैपर पे, जो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर ज़मीन में अगर कीचड़ है तो उसको साफ करने का काम करेगा, अंदर समेट लेगा और जाके कहीं फेंक देगा। अगर मलबा है, मलबा काटना है ओवरबर्डन वाला, तो उसको भी काटने का काम करेगा, अंदर समेट लेगा, फेंक देगा। अगर कोयला है, कोयला सॉफ्ट है, परत है, तो उसको काटने का काम करेगा, अंदर डालेगा, फेंक देगा। कितना मीटर तक का काट सकता है, तो ये याद रखिएगा 7.5 मीटर से साइड साइड से 7.5 सेंटीमीटर से लेकर के 22.5 सेंटीमीटर तक, मतलब 7.5 छोटा से लेकर के बड़ा 22 सेंटीमीटर तक का मोटा परत ये काट सकता है। तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कितना ज़्यादा ये डाटा आपको याद रखना है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। स्क्रैपर भी बहुत सारा माइंस में काम आता है, कुछ माइंस में है, कुछ माइंस में नहीं भी है, इसके बिना भी काम चल जाता है अगर ग्रेडर है तो, ठीक है। रास्ता वास्ता भी क्लियर कर देता है ये, कीचड़ विचड़ रहेगा फट से काट के अपने में समेट लेगा और फेंक देगा दूसरा जगह ले जाके, है ना। चलिए, तो जो हम आपको समझाया बस वही सब चीज़ लिखा हुआ है अपना अंग्रेजी भाषा में, हम आपको हिंदी में समझाएं, ठीक। ओके, देखिए यहाँ बोले हैं, यही चीज़ बोले हैं कि एक डोजर के साथ 2 या 3 स्क्रैपर का इस्तेमाल हम करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये सब जो लिखा है ना, इसको कभी भी रटने की कोशिश मत करना मेरे भाई, फंस जाओगे। ये एक मशीन का डायमेंशन लिखा हुआ है कि भाई जो BEML मशीन बनाता है उसका ये RPM है, ये, इसको कभी नहीं रटना। इसको रटोगे तो भाई टेलेंटिंग में चल जाओगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या रटना है, जनरल चीज रटना है। जैसे जनरल चीज क्या था, एक डोजर के साथ 2 गो स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं, मशीन काटने का काम करता है, वेदर स्टोन को काट सकता है। अगर पूछेगा हार्ड रॉक इनमें से डोजर किस स्क्रैपर किसको काट सकता है, 4 गो ऑप्शन देगा, वेदर रॉक, सॉफ्ट रॉक, उसके बाद आपका सॉफ्ट कोल, और लास्ट में लिखा रहेगा हार्ड रॉक। तो हार्ड रॉक को नहीं काट सकता, बाकी सबको काट सकता है। ऐसे कर करके आपको क्वेश्चन भी बना सकता है, तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी तो बन सकता है ना। उसके बाद हमने बताया कि पतला परत काटता है, देखिए 75 से लेके ये वाला डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जनरली 30 मीटर तक हम लोग काटते हैं, उसके बाद 30 मीटर डिस्टेंस तक जाने के बाद ये पूरा भर जाता है, फिर हम लोग दूसरा बार फिर से राउंड मारते हैं। बॉल का जो कैपेसिटी होता है उसका एक एवरेज रेंज होता है, 3 से लेकर के 22 मीटर क्यूब रेंज होता है, ठीक है। 3 से लेकर के 22 मीटर क्यूब जनरली बाउल का रेंज होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ आपको याद रखना है, बाकी चीज़ को छोड़ते जाना, बाकी चीज़ को खाली समझना है, ठीक है। चलिए, अभी समय तो है थोड़ा सा, तो हम पढ़ा देते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। 1 घंटा समय नहीं मिलता यार, कोई नहीं, मशीनरी इतना है कि पूछो मत। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग रीपर को भी देख लेते हैं, रीपर में हो जाना चाहिए। देखो रीपर क्या होता है समझते हैं। रीपर होता है जो जमीन खोदने का काम करे।
जैसे किसान होता है, किसान का हल होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही रीपर होता है। आजकल ग्रेडर के साथ रीपर भी आने लगा है, ग्रेडर प्लस रीपर। या कभी-कभी क्या करते हैं हम लोग, अलग से रीपर मंगाना पड़ता है, अलग से रीपर बनाना पड़ता है। तो अगर ये ग्रेडर के साथ रहेगा तो पीछे साइड में लगा रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, और अगर अलग से रीपर रहेगा तो वो पूरा एकदम लंबा सा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। उसका मुँह जो है वो कुछ ऐसा रहेगा, जो ज़मीन में धँसेगा और गड्ढा करेगा, बड़ा-बड़ा गड्ढा करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो रीपर लिखा हुआ है सबको ध्यान में रख के लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए रीपर के बारे में पढ़ते हैं, हल्का-हल्का आइडिया लेते हैं। रीपर जो है वो 0.6, ये सब डाटा याद रखना है सर। आपको दिक्कत होगा लेकिन क्या करें, याद रखना है तो रखना है। रीपर जो है जो ज़मीन में गड्ढा करता है 0.6 मीटर से लेकर के 1 मीटर तक, 0.6 मीटर से लेके 1 मीटर तक गड्ढा करता है कौन? रीपर, ठीक है? इसके बाद रीपर एक बार जब गड्ढा कर दिया, यहाँ पे गड्ढा किया, उसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ गड्ढा करेगा। इसके बीच में जो गैप रहता है, कितना आगे बढ़ता है, 1.2 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक आगे बढ़ेगा, फिर वो गड्ढा करेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये कहाँ पे काम कर सकता है रीपर? जब सॉफ्ट रॉक हो, या फिर जब आपका मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम, ठीक है? रीपर कहाँ काम आ सकता है? जहाँ पे मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, एकदम याद रखना है, 5 से कम हो। जहाँ पे मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस 5 से कम हो, जहाँ पे मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस 5 से कम हो, वहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं हम? रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस 5 से कम हो, उस जगह पे हम लोग रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर रीपर कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा इसको। रीपर कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस 5 से कम हो, इसको रटिए मेरे साथ। चलिए, तो ये जनरली कुछ कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको दे दिया। अब देखिए, रीपर हम अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि रीपर खरीद लिए, बेंच में ले गए, बेंच में खड़ा किया, उसका ड्रिल करके देख रहे हैं, काम आएगा तो लेंगे, नहीं काम आएगा तो फिर वापस कर देंगे रीपर। ऐसा तो होता नहीं किसी माइंस में। तो हमको ये रीपर खरीदना है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो पहले तो आपका मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस आप पता कर लिए, ठीक है? मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस आप पता कर लिए, तो एक तो ये तरीका है, ठीक है? दूसरा क्या तरीका है? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? एक तो मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस पता कर लिए। दूसरा तरीका है आप रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किए रिपाबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ किसको नापने के लिए इस्तेमाल किया आप? रिपाबिलिटी को, रिपाबिलिटी को, यानी कितना रीप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसको जांच करने के लिए आपने रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया। तो अगर पूछेगा रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ इनमें से कौन सा मशीनरी से संबंधित है, चार ठो अटपटा ऑप्शन देगा तो आपको रीपर चुनना पड़ेगा। क्या बताया मैंने? रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ, ये क्या करेगा? ये आपका रिपाबिलिटी टेस्ट करेगा। रिपाबिलिटी टेस्ट कौन करेगा? रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ रिपाबिलिटी टेस्ट करेगा, ठीक है? चल, एक्सेस कॉल आ रहा है यार। सबको हम फिर से कह रहे हैं कि अपने दोस्तों से कहिएगा कि अभी दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, इतना कॉल करने की ज़रूरत नहीं है यार। सुबह शाम दिन रात कॉल ही आ रहा है। रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ आपका रिपबिलिटी टेस्ट करता है। क्या करता है? रिपबिलिटी टेस्ट करता है रिफ्रैक्शन सिस्मोग्राफ, ठीक है? इसमें 2-3 को मशीन लगता है, जियोफोन नाम का एक तो मशीन लगता है। ये साउंड वेव को पढ़ने का काम करता है, साउंड वेव को। साउंड वेव जनरली इस मशीन से प्रोड्यूस होगा, और साउंड वेव जाएगा ज़मीन के नीचे, जो सॉफ्ट वाला रहता है उसमें से टकरा के वापस आता है हार्ड वाला से। तो साउंड वेव का स्पीड से पता करते हैं बेसिकली, ठीक है? चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।